देखिए, आज जो है भारतीय दंड संहिता जो है उसका अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय 7 जो है आपका परीक्षा की दृष्टि से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते इससे क्वेश्चन, लेकिन फिर थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि सिलेबस में है। ये जो अध्याय है, अध्याय 7 जो है सेना से संबंधित अध्याय। ये स्नैप नाम जरूर कभी कभी पूछ लेते हैं कि अध्याय जो 7 है सेना से संबंधित जो अपराध है उनसे संबंधित है अध्याय 7। ये जो अध्याय है इसमें 131 से लेके 140 तक जो है धाराएं दी गई हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक है ये भी याद रख सकते हैं अगर आपको याद रखना है। 131 से लेके 140 तक जो है इसमें धाराएं दी गई हैं। इसको आप बस इतना सा याद रखें कि सैन्य अपराधों से संबंधित जो अपराध है उनके दुष्प्रेरण से संबंधित जो धारा है 131 से लेके 135 व धारा 138 जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा सेना के अभित्याजक मतलब जो सेना से भाग जाते हैं उनको संश्रय देने से संबंधित अपराध से संबंधित धारा है 136 और 137। तो ये दो धाराएं जो है सेना के जो भगोड़े होते हैं उनको अगर कोई व्यक्ति आश्रय देता है तो उनको 136 और 137 के अधीन क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। धारा 140 ये थोड़ा सा याद रख लेना आप। 140 कहता है कि सैन्य पोशाक, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए या अन्य सैन्य पोशाक पहनता है तो वो धारा 140 में ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। सैन्य पोशाक के धारण हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कोई व्यक्ति जो है सैन्य पोशाक अगर धारण करता है, सेना जैसी पोशाक धारण करता है लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से, तो वो 140 के तहत क्या किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। ये याद रखना है। इसके अलावा एक धारा बची है 139। 139 कहता है कि सैन्य विधियों की इसमें एक सूची दी गई जिस पर संहिता का जो संहिता जो है लागू नहीं होती, यानी आईपीसी लागू नहीं होती। तो कौन कौन सी विधियां हैं जिन पे आईपीसी लागू नहीं होती? एक तो आर्मी एक्ट है, उस पर जो है आपकी आईपीसी लागू नहीं होती। दूसरा नेवी का एक्ट है 1934 का, उस पर भी जो है आपकी आईपीसी लागू नहीं होती। और तीसरा है एयरफोर्स एक्ट 1950। इन तीनों विधियों पे जो है आपकी जो है आईपीसी जो है लागू नहीं होती, आईपीसी लागू नहीं होती, नहीं होगी। इन तीनों एक्टों पर जो है आपकी आईपीसी लागू नहीं होगी। बस इतना आपको याद रखना है। अगर आप पनिशमेंट याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति धारा 131 के अधीन कोई अपराध करता है, सैन्य विधियों का सैन्य जो है विद्रोह का दुष्प्रेरण या सैन्य कर्मियों या अधिकारियों को उनकी राजनिष्ठा से अगर कोई विचलित करता है, इसका कोई व्यक्ति अगर दुष्प्रेरण करता है तो उसमें आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। और अगर 132 कहता है दुष्प्रेरण के फलस्वरूप अगर विद्रोह हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है 132 के तहत। 133 कहता है कि सैन्य कर्मियों और अधिकारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमले करने का अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा जो है आपका 134 कहता है कि अगर हमला हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जिसका दुष्प्रेरण किया था अधिकारी वगैरह पर, अगर हमला हो जाता है, हमला कर दिया जाता है तो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। सैन्य कर्मियों को और सैन्य अभित्यजन को का कोई दुष्प्रेरण वगैरह करता है तो, और धारा 136 है सेना के अभित्याजक को कोई व्यक्ति आश्रय वगैरह देता है तो इसमें 2 साल तक की सजा है, 2 साल तक की सजा से दंडित किया जाएगा। 137 है वाणिज्यिक जलयान वगैरह है, इनसे संबंधित है तो इसमें 500 रुपए तक की केवल जुर्माना है। बाकी उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। सैन्य पोशाकों के लिए दंड जरूर याद रख सकते हैं कि इसमें अगर कोई व्यक्ति सैन्य पोशाक धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक का कारावास, 3 माह का कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना, 500 रुपए का जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सैन्य पोशाक अगर धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक के कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये जो चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या ये आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता है, इसीलिए इसको इतना ही बहुत है इसमें। ठीक है, अब देखिए अध्याय 8। अध्याय 8 जो है लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध है उनसे संबंधित है। अध्याय 8 देखिए, इसको मिटा दे। अध्याय जो 8 है वो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। ये इसमें से कुछ चीजें आती हैं इस अध्याय में से। देखिए अध्याय जो है 8, अध्याय जो 8 है आपका वो लोक प्रशांति से संबंधित है। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों से विषय में एक तरीके से निवारक कार्रवाई है, लोक शांति बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट धारा है 141 विधि विरुद्ध जमाव। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 141 क्या है, विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध
विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा ये पूछी जाती है कि भाई विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, तो सारा 141 में जो है आपकी विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दी गई है। तो कोई जमाव, जमाव मतलब लोगों का एक समूह, तो कोई समूह या जमाव कब विधि विरुद्ध हो जाता है, तो उसकी परिभाषा दी गई धारा 141 में। इसमें जो है आपके जो है पांच पांच कारण बताए गए हैं। उन पांच कारणों अगर हो जाता है किसी जमाव में, अगर वो पांच वजहों में से कोई एक भी वजह है, तो वो जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए सबसे पहली शर्त है कि पांच या पांच से अधिक, इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनमें वह जमाव घटित हुआ सामान्य उद्देश्य हो, मतलब नीचे जो बताया गया है। तो पांच या अधिक व्यक्ति, ये याद रखना है, पांच प्लस कर दिया अपन ने। मतलब विधि विरुद्ध जमाव की गठित करने के लिए सबसे पहली अनिवार्य शर्त क्या है कि पांच या पांच से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो याद रखें कि विधि विरुद्ध जमाव तभी घटित होगा जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति जो है किसी नहीं होता। याद रखें, ये भी याद रखें कि अगर कम व्यक्ति किसी जगह, चार व्यक्ति भी खड़े तो वो विरुद्ध जमाव का गठन नहीं कर सकते। विरुद्ध जमाव का गठन करने के लिए पांच या पांच से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कम से कम पांच व्यक्ति तो होने ही चाहिए। तो पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति जब खड़े होते हैं एक जगह, इकट्ठे होते हैं, तब वो विधि विरुद्ध जमाव में बदल सकता है। विधि विरुद्ध ऐसा नहीं कि केवल पांच व्यक्ति खड़े तो वो विधि विरुद्ध जमाव हो गए, पांच व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव नहीं हो जाता। नीचे जो कारण लिखे हैं, पांच तरीके लिखे हैं, पांच तरीकों में से कोई भी तरीके है, उसमें कोई भी तत्व मौजूद है पांच तरीकों में से, तब वो जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव हो जाता है। सामान्यतः पांच व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो वो विधि विरुद्ध जमाव नहीं होता, लेकिन इन पांच तरीकों में से अगर कोई एक तथ्य उनके मामले में आता है, जमाव के मामले में आता है, तो वो जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। पहला क्या कहता है, देखिए पहला जो तथ्य है वो कहता है केंद्र सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक कि विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। यह इसका मतलब क्या है, आपराधिक बल, आपराधिक बल। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा क्या करना, आतंकित करना। तो ये कह रहा है कि जब कोई भी पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का, राज्यसभा हो आपकी, चाहे आपका विधानमंडल हो, है या कोई अन्य लोक सेवक हो, उसको आपराधिक बल से क्या करना, आतंकित करने का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, मतलब पांच में से कोई भी व्यक्ति मिलकर के है डराने के काम कर रहे हैं, पांच लोग मिलकर खड़े हो, मान लो कोई लोक सेवक की उदाहरण ले, लोक सेवक आता है, उसको ये पांच लोग मिलकर डराते हैं, तो ऐसा जमाव काय में बदल जाता है, ऐसा जमाव जो है आपके विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। यानी कब, जब उसमें आपराधिक बल आ जाता है, मतलब आपराधिक बल मतलब गलत उद्देश्य, गलत नियत से वो खड़े हुए हैं, इस उद्देश्य से खड़े हुए हैं ताकि किसी लोक सेवक को डराए, सरकार को डराए, है ना, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उनको डराने की कोशिश करते हैं, आतंकित करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा जमाव जो है काय में बदल जाता है, विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। सीधा सीधी बात है कि जब आपराधिक बल जो है उसमें समाहित हो जाता है तो वो काय में बदल जाता है, विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। दूसरा देखिए, किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, सीधा लिख देते हैं, प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपसे ये वैध आदेशिका का मतलब है कोई आदेश आपको दिया जाता है कि भी पांच लोग खड़े हैं आप हट जाएं, अलग अलग हो जाए, या कोई वैध आदेशिका है जो विधि के अनुसार है, उससे आपको उस वो कार्य करने को आपको मना किया जाता है और आप वही कार्य करते हैं, तो ऐसा जमाव तब भी कार्य में बदल जाता है, ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। कब, जब वैध आदेशिका का पालन नहीं करते या उसका मना करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। वैध आदेशिका, वैध आदेशिका, वैध आदेशिका का मतलब है कोई उचित आदेश जो सरकार की तरफ से दिया जा सकता है, लोक सेवक की तरफ से आपको दिया गया है और आप उस आदेश का प्रतिरोध करते, मना करते हैं, इनकार करते हैं, तब ऐसा जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। तो प्रतिरोध करने पर, वैध आदेशिका का प्रतिरोध करते हैं तो भी जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव में, या तो आप क्या करते हैं, आपराधिक बल का प्रदर्शन करते हैं और आतंकित करने की कोशिश करते हैं, या प्रतिरोध करते हैं, कोई आदेश का जो है वैध आदेश का उसका प्रतिरोध करते हैं, तो भी जमाव जो है आपराधिक बल, आपराधिक जो है सॉरी विधि विरुद्ध जमाव में बदल सकता है। तीसरा कहता है किसी रिष्टी या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना, मतलब रिष्टी या आपराधिक अत्याचार का कोई काम करते हैं, रिष्टी
या फिर आपराधिक अतिचार। आपराधिक अतिचार। सृष्टि का मतलब तो आप जानते हैं, किसी चीज को नष्ट भ्रष्ट करते हैं, तोड़ते बोड़ते हैं, है ना। तो 4-5 लोग मिलके चले गए, कोई चीज जो है सार्वजनिक संपत्ति, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो भी जमाव जो है आपका विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाएगा। आपराधिक अतिचार करते हैं का मतलब ये है कि आपको हटने का, आपराधिक अतिचार का मतलब ये है कि आप गए थे किसी स्थान पर, है ना, अब उस स्थान से आपको हटाया जा रहा है, आप नहीं हट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अतिचारी हो गए। जब आप अतिचारी हो जाते हैं, इस तरीके का कार्य करते हैं, तो वो जमाव जो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का है, वो जमाव काय में बदल जाता है, विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। सीधी सीधी से सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो ये समझ लें कि जब 5 या 5 से अधिक मतलब एक भीड़ जाती है और संपत्तियों को नष्ट करती है, तो वो जो जमाव है वो काय में बदल जाता है, वो विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। या आपको बिखरने का आदेश दे दिया गया है और आप बने रहते हैं, तो क्या में बदल जाता है, आपराधिक अतिचार। मतलब इसका मतलब ये है कि आप आपराधिक अतिचार कर रहे हैं, तो आपका जमाव काय में बदल जाता है, विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार का उपयोग या जल का उपयोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो उपभोग करना से वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुचित अधिकार को प्रवर्तित कराना। तो अधिकार के उपभोग से वंचित करना, किसी व्यक्ति को उपभोग से वंचित, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, आप इसमें भी वही कर रहे हो, आप आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को आपराधिक बल के मतलब डरा के धमका के, जो जिस भूमि पर उसका कब्जा है, जिस जगह पर उसका कब्जा है, आप क्या कर रहे हो, उसको अतिचारी की तरीके से क्या कर रहे हो, उसको हटा रहे हो, उस स्थान से हटा रहे हो, या बल प्रदर्शन द्वारा उसे डरा रहे हो और उसका जो कब्जा था उसको हटा दिया। कुल मिला के भीड़ जाती है कोई जगह, वहां से सारा इंसान वगैरह फेंक दिया, इस तरीके का अगर कोई जमाव कार्य करता है, तो जमाव भी जो है विधि विरुद्ध जमाव में जब आप डराते धमकाते हो, उनकी संपत्ति छीन लेते हो, उनका कब्जा जो भी कोई संपत्ति है तो उससे उसको बेदखल कर देते हो, आतंकित करके आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आप उसको क्या कर देते हो, उसकी जगह से हटा देते हो, तो ऐसा जमाव भी क्या में बदल जाता है, ऐसा जमाव भी जो है विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। पांचवा देखिए क्या कहता है, पांचवा कहता है आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, उसका लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। ये क्या कह रहा है, ये लोप करने के लिए, लोप करने के लिए मतलब एक तरीके से जागरण किसी से दूसरा कार्य करना, जो आप करना चाहिए था, या तो फिर मान लो कोई लोक सेवक है, कोई काम करने के लिए वो प्राधिकृत है, वो कार्य करने की उसकी जिम्मेदारी है, उसको पकड़ लिया आपने, उसको काम नहीं करने दिया, यानी लोग कराया उससे, है ना। तो इस तरीके का अगर कोई काम करते हो आप, तो भी आप जो है आपराधिक जो है आप करते हो, विधि विरुद्ध जमाव का गठन करते हो। अगर मान लो 5 लोग मिलकर गए, कोई लोक सेवक जो है व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है या कोई काम करने में लगा हुआ, आपने जबरन उसको धमका के वो नहीं करने दीजिए, जबकि वो काम करना उसकी जिम्मेदारी। तो इस तरीके का अगर करते हैं तो भी आप विधि, ऐसा जमाव क्या कहलाता है, ऐसा जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। स्पष्टीकरण लिखा है, कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में बाद को विधि विरुद्ध जमाव हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कोई जमाव इकट्ठा होते समय जो विधि विरुद्ध नहीं होता, वो बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। मैंने कहा ना, पहले ही आपसे कहा कि मान लो 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, यहाँ अभी बातचीत चल रही, खड़े हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो विधि विरुद्ध जमा हो गया। मान लो 10 लोग खड़े, 10 लोग मान लो खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं, 20 लोग खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि वो विधि, लेकिन वो बाद में विधि विरुद्ध जमाव में बदल सकता है। क्यों बदल सकता है, अगर इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व उसमें आ जाता है, तो ऐसा जमाव विधि विरुद्ध में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि विधि विरुद्ध जमाव शुरू से ही विधि विरुद्ध जमाव हो, अभी नहीं था लेकिन बाद में बदल सकता है। जब लोग इकट्ठे हुए तो उस समय नहीं था, लेकिन अब हो गया। अगर इनमें से इन 4-5 जो तत्व आ जाता है ग्रुपों में या समूह में, वो समूह में जब कोई भी एक तत्व आ जाता है, तो वो समूह बदल जाता है, तो समूह जो है विधि विरुद्ध जमाव में बदल जाता है। तो जो इसका स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है, याद रखने लायक है, पूछा जाता है कि कोई जमाव अगर विधि इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, तो क्या बाद में विधि विरुद्ध जमाव में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। जब गए थे तब तो नहीं थे, लेकिन बाद में हो सकता है कि भावना पे कोई काम कर दिया जाए, हुड़दंग हो जाए कोई, है ना। तो इस तरीके का अगर हो जाता है, तो वो जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव में बदल सकता है। इंपॉर्टेंट है ये।
अब देखिए सेक्शन 142। सेक्शन 142 कहता है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। एक तरीके से दूसरा क्या है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, तो ये सदस्यता है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कब हो सकता है। ये कह रहा है कि जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साथ सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य ये कहा जाता है। मतलब तथ्यों से परिचित होते हैं। दो बातें हैं, एक तो इन तथ्यों को जानते हुए एक व्यक्ति तो शामिल होता है, एक पहले से शामिल है और बना रहता है, मतलब हटता नहीं, उनसे अलग नहीं होता। तो दोनों व्यक्ति जो है क्या कहलाते हैं, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य कहलाते हैं। एक तो व्यक्ति इन तथ्यों को, मतलब ये वो वाले तथ्य, इन तथ्यों को जानते हुए, या मान लो उदाहरण के लिए वो कोई जमाव था, उसको मान लो बिखरने का आदेश दे दिया गया। कोई व्यक्ति जो पहले से उसमें शामिल था वो जानता है कि उसको बिखरने का आदेश दे दिया गया, अब भी वो बना रहता है, वो उससे नहीं हटता। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी शामिल नहीं था, बिखरने का आदेश दे दिया गया, आके वो दूसरा व्यक्ति वो भी शामिल हो जाता है, वो कहता है कि नहीं हम भी शामिल होंगे, आपके जो गलत करत था उसमें हम भी साथ देंगे। तो ऐसा सदस्य जो शामिल होता है वो भी जो सदस्य क्या कहलाएगा, वो भी सदस्य जो है आपका विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहलाएगा। तो कुल मिला के इन तथ्यों से अगर परिचित व्यक्ति है, क्या उसमें परिचित जानने के बाद भी वो इन ये वाले मौजूद है, उसके बाद भी वो बना रहता है या बाद में शामिल होता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, ऐसा व्यक्ति जो है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये बातें पूछी जाएगी। अब एक तो इसमें इसका दंड है, ध्यान में रखेंगे दंड कितने में है, ये भी पूछा जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव का दंड कितने में है। दंड 143 में। ऐसा ऐसे ही पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपने देखा होगा जैसे धाराएं दी है उसके बाद ही दंड दिया रहता है, लेकिन इसमें एक धारा को छोड़ के दिया गया क्योंकि बीच में सदस्य है ना, सदस्य को बताया गया, इसीलिए पूछा जाता है। और जब आदमी भूल जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं, 142 में दंड लगा देते हैं। 142 में नहीं, 143 में जो है विधि विरुद्ध जमाव का जो है दंड दिया रखा है। तो याद रखेंगे 143 में दंड है, 142 में तो जो है सदस्य की बात कह रहा है कि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कब हो सकता है। ठीक है, तो दंड कितने में, 143 में जो है विधि विरुद्ध जमाव का जो है आपका दंड दे रखा है। देखिए क्या कहता है दंड, ये कह रहा है जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वो दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दंड सिंपल है, 6 माह तक का कारावास है, या जुर्माना, या दोनों, या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का क्या होता है, सदस्य होता है, केवल सदस्य है, अभी उसने कोई अपराध ज्यादा नहीं कि केवल उसमें शामिल है, तो केवल शामिल होने मात्र से ये मान लीजिए कि 6 माह तक का कारावास या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। काय के लिए, विधि विरुद्ध जमाव का अगर कोई व्यक्ति सदस्य है या उसमें शामिल है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था कितने में है, धारा 143। कितनी सजा होगी, केवल 6 माह तक की सजा, या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब देखिए, अब जिसके प्रकार आ जाएंगे, आगे बढ़े रहेंगे, जो विधि विरुद्ध जमाव ये है, अब इसके प्रकार बनेंगे कि अब विधि विरुद्ध जमाव किस किस तरीके से करते हैं। तो ये तो सिंपल यहां तक हो गया है ना। अब आगे देखिए 144, 144 कहता है घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। ये क्या कह रहा है, हथियारों सहित, सीधी सी बात है, हथियारों सहित। आप इतना याद रखें कि अगर कोई व्यक्ति हथियारों सहित किसी विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है, मतलब असला लेकर, असला मतलब हथियार, असला हथियारों को ही असला बोलते हैं। तो असला मतलब जितने भी हथियार होते हैं, तलवार, बंदूक वगैरह, ये सब लेकर के कोई व्यक्ति अगर किसी जमाव में सम्मिलित होता है, वो भी कैसा जमाव, विधि विरुद्ध जमाव है, उसमें सम्मिलित होता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर कितने दंड से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति, स्वाभाविक सी बात है कि जब वो हथियारों सहित शामिल होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो दंड है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें लिखा है जो कोई किसी घातक आयुध, घातक आयुध, अब घातक आयुध क्या होते हैं, ये भी फिर अलग अलग बात है कि घातक आयुध, देखिए बंदूकें वगैरह तो घातक आयुध में आती ही हैं, इसके बाद तलवारें भी आती हैं, चाकू वगैरह भी आते हैं, उसकी फिर कोई डेफिनेशन रहता है कि कितना बड़ा होना चाहिए हथियार, तो वो अलग चीज हो जाती है ना। तो वो अलग चीज है, तो कितना है क्या नहीं है वो एक अलग बात है। तो घातक आयुध कैसे होने चाहिए, आयुध घातक होने चाहिए, घातक आयुध है, खतरनाक आयुध है। ऐसे आयुधों को लेकर के कोई व्यक्ति अगर विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है तो इसमें लिखा है या ऐसी चीज से जिसमें आक्रमण
आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभव है, या फिर कोई ऐसी चीज है कि जिससे आक्रमण या हमला किया जाए तो सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, जैसे लोग पेट्रोल वगैरह के बम वगैरह बना लेते हैं, इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति शामिल होता है तो इस तरीके के अगर कोई हथियार वगैरह है और ऐसे हथियार लेकर के अगर कोई व्यक्ति शामिल होता है तो इसमें लिखा है मृत्यु होना कारित होना संभव है सज्जित होते हुए विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कितनी सजा है इसमें? 2 वर्ष। तो इसमें लिखा है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है या फिर दोनों, या दोनों। अब आप कहोगे कि भाई इसमें 2 ही वर्ष क्यों है? 2 वर्ष इसलिए कि अभी केवल हथियार सहित शामिल हुआ है, अभी इस्तेमाल नहीं किया। वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सजा बढ़ेगी। अभी केवल उसमें हथियार के साथ खड़े होकर, मान लो तेले के साथ तैयारी के साथ खड़े होकर एक तरीके से, तो 2 वर्ष की कार्रवाई या जुर्माने से या 2 वर्ष से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। अभी इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल करेंगे तो और बढ़ जाएगी सजा। देखिए आप 145 देखिए, 145 कहता है सेक्शन 145, 145 कहता है किसी व्यक्ति को जमाव में है कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है सम्मिलित हो। ये कह रहा है कि उसको बिखरने का आदेश, ये भी याद रखें, बिखरने का आदेश मतलब उसको जो विधि विरुद्ध जमाव था उसको आदेश दे दिया गया कि आप लोग वितर हो जाए। सबसे पहले ये आदेश दिया जाता है कि कोई जमाव है तो सबसे पहले आपने देखा आदेश दिया जाता है कि जितने भी लोग विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हैं उन लोग वो लोग क्या है इस स्थान से हट जाएं। तो ऐसा अगर आदेश दे दिया गया और कोई व्यक्ति उसमें बना रहता है तो ये कह रहा है 145 की अगर विधि विरुद्ध जमाव में से बिखरने का आदेश दे दिया गया और कोई व्यक्ति उसमें बना रहता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा। मतलब हटता नहीं है, उसको आदेश दे दी कि हट जाइए फिर भी नहीं हटते वहां से तो कितने दंड से। तो इसमें लिखा है जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश द्वारा विहित प्रकार से दे दिया गया है सम्मिलित होगा या बना रहेगा। दोनों बातें हैं, सम्मिलित होता है बाद में क्या बिखरने का आदेश है फिर भी उसमें शामिल होता है, या उसमें पहले से था बना रहता है। दोनों बातें। तो वे दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें भी 2 वर्ष, 2 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माना है या फिर दोनों, या दोनों से उसको क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ये कब? जब आदेश की अवज्ञा है, एक तरीके से आदेश दिया गया है कि वो बिखर जाए और फिर भी उसमें बना रहता है या बाद में उसमें शामिल होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए इसी का आगे, अब आगे देखिए अपराध सब धीरे धीरे मिलके बढ़ते जाते हैं। अभी तो विधि विरुद्ध जमाव ही था, अब विधि विरुद्ध जमाव था जो उसकी सजा वजा बता दी कि भी कोई शामिल होता है तो कितने। अब यही विधि विरुद्ध जमाव काय में बदल जाएगा? बलवा में। 146 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है। 146 ये पूछा जाता है बलवा। बलवा पूछा जाता है भाई बलवा कितने में परिभाषित है, ये पूछा जा सकता है। आपको याद रखना 146 में जो है बलवा को परिभाषित किया गया है और 147 का दंड दिया गया है। बलवा होता क्या है? बलवा का अर्थ है बल और हिंसा। बल प्लस हिंसा, इन दो शब्दों से मिलकर बना है बलवा। ऐसा कोई अपराध जिसमें बल और हिंसा का प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाता है? वो बलवा कहलाता है। ऐसा अपराध जिसमें बल और हिंसा का प्रयोग किया जाए वो अपराध क्या कहलाता है? वो अपराध जो है बलवा कहलाता है। तो बलवा में क्या शामिल होता है? बल भी शामिल होता है और हिंसा भी शामिल, बल और हिंसा। तो इसमें लिखा जब कभी विधि विरुद्ध जमा, अब बलवा करने के लिए भी कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती? 5 या 5 से अधिक। तो इसका मतलब ये है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य ही कर सकता है बलवा। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य ही बलवा कारित कर सकता है। कोई जमाव यानी 5 से अधिक व्यक्तियों का जो जमाव है जो विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है और उन सदस्यों के द्वारा अगर कोई बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा अपराध जो है बलवा में बदल जाता है। देखिए ये क्या कहता है, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव का या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के उद्देश्य अपराध का दोषी होगा। तो बलवा करने के लिए क्या जरूरी है? बलवा करने के लिए एक विधि विरुद्ध जमाव जरूरी है। विरुद्ध जमाव, तो विधि विरुद्ध जमाव का जो
आप ये मान लीजिए कि विधि विरुद्ध समाज का कोई भी सदस्य जब बल और हिंसा का प्रयोग करता है अपने सबके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, किस काय क्यों सामान्य उद्देश्य, ये भी याद रखेंगे, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य के समान आशय, सामान्य उद्देश्य, ठीक है, समान आशय नहीं आएगा, सामान्य उद्देश्य क्या सब अपने सब क्या आशय करने में, तो जितनी चीजें याद रखना है, तो बल हिंसा होना चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए और सामान्य उद्देश्य होना चाहिए बलवा करने के लिए, ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। जब इनमें से कोई कार्य कोई व्यक्ति करता है, विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य कोई कार्य करता है, तो ऐसे सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य काय का दोषी होता है, बलवा का दोषी माना जाता है। मतलब जितने भी सदस्य हैं सबकी सब काय के दोषी माने जाएंगे, बलवा के दोषी माने जाएंगे। एक तरीके से हिंसा है, हिंसा है एक तरीके से। भीड़ में देखा भी होगा, सुना भी होगा कि भीड़ जो हो कोई भीड़ मिलकर के हिंसा कारित करती है, बल का प्रयोग करती है, और कैसी भीड़, जो विधि विरुद्ध थी, विधि विरुद्ध जमाव की भीड़ जो थी, जिसको विधि विरुद्ध मानो किसी जमाव को जो विधि विरुद्ध था उसको बिखरने का आदेश दिए गए, ये बिखरते नहीं है, उल्टा हिंसा कारित करना कार्य देते हैं, तो ऐसे लोग बल और हिंसा का प्रयोग करने लगते हैं। तो ऐसा जो जमाव है अपने सबके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, तो ऐसा जमाव का बदल जाता है, ऐसा जमाव आपका बलवा में बदल जाता है। देखिए दंड, बलवा के लिए कितना दंड है, सिर्फ ज्यादा दंड नहीं है, 2 वर्ष का दंड है। देखिए 147 जो है दंड, कि भाई बलवा का दंड कितने में, ये भी पूछा जाता है कि बलवा का दंड कितने में दे रखा है ना। बलवा का दंड 147 में, 140 में बलवा और 147 में उसका दंड, इंपॉर्टेंट दोनों सेक्शन है। बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास से कारावास या जुर्माना या दोनों, या दोनों, ठीक है। अगर कोई बलवा करता है तो प्रत्येक सदस्य, ऐसा नहीं कि पूरे एक हर आदमी जो बलवा में शामिल है वो व्यक्ति 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ये कैसे किसी भी भांति का हो सकता है, मतलब कठोर और सादा किसी भी भांति का सकता है, ये न्यायालय देखेगा। अब देखिए 148, ये है घातक आयुध के साथ। ये क्या कह रहा है, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। जैसे वहां आपका विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हो रहे थे हथियारों के साथ, अब ये हथियारों के साथ बलवा कर रहे हैं। आप हमें सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, हथियारों के साथ, याद रहता है इससे, साथ बलवा, है ना। घातक आयुधों के साथ जब कोई व्यक्ति बलवा करता है तो कितने में आता है, 148 में उसे दंडित, मतलब बलवा कर रहे हैं, बल और हिंसा साथ में हथियार भी लिए हुए हैं, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बलवा करता है तो उसकी स्वाभाविक सी बात है जो सजा है उसकी बढ़ जाएगी, 1 साल बढ़ेगी शायद मेरे ख्याल से। देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिसे आयुध के रूप में, आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभव हो, सज्जित होगा होते हुए बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दंडित। सजा में दिक्कत नहीं, 1 साल और बढ़ जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति हथियारों के साथ बलवा करता है तो 3 वर्ष तक के कारावास से या फिर जुर्माने से, या जुर्माना या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, उसको दंडित किया जा सकता है। तो 1 वर्ष और बढ़ जाएगी, किस लिए कि आप हथियारों के साथ क्या कर रहे हैं, बलवा आदि कर का अपराध कर रहे हैं, तो 1 वर्ष की जो है सजा इसमें और बढ़ जाएगी। अब देखिए 149, ये कहता है विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। ये कह रहा है कि सभी सदस्य दोषी होंगे। ये कह रहा है बलवे में जितने भी सदस्य शामिल होते हैं, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में जितने भी लोग लगे हुए हैं, वो सभी के सभी दोषी होंगे। कौन सी धारा कहती है, 149 कहती है कि जो बलवे में अगर कोई व्यक्ति सामान्य उद्देश्य, ये क्या है, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, अपन ने पहले पढ़ा था सामान्य आशय, तो ये भी याद रखने वाली धारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। सामान्य आशय पढ़ा था अपन ने 34 में, और ये से पढ़ा था तो उसमें क्या था कि 2 या 2 से अधिक, मतलब दो से अधिक, मतलब 5 से कम व्यक्ति होंगे, तब 5 से अधिक हो जाते फिर तो वो बात सामान्य उद्देश्य में चली जाती है। सामान्य आशय में मस्तिष्कों का मिलन जो अपन ने पढ़ा था, जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं ना, तो 1 या 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो सामान्य आशय होता है। उसके बाद ऐसे ही सामान्य उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य के लिए क्या है, सामान्य उद्देश्य के लिए क्या कहता है कि भैया
5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य तभी गठित होता है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई कार्य करते हैं, योजना के तहत कोई कार्य करते हैं। इसमें जरूरी नहीं होती पूर्व नियोजित योजना, वहां पूर्व नियोजित योजना थी एट अ टाइम भी। अब देखिए इसको पढ़े पहले, ये क्या कहता है, ये कह रहा है यदि विधि विरुद्ध जमाव की किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभव जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य अपराध का दोषी होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कोई जमाव जो विधि विरुद्ध जमाव था उसमें जो भी व्यक्ति शामिल थे, जो अपराध किया जा रहा था, जितने भी लोग अगर वो जानते थे कि वो मतलब स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं कि जो फिर भी अगर आप उसमें बने रहते हैं तो ये क्या प्रत्येक सदस्य जिम्मेदार होगा, प्रत्येक सदस्य जिम्मेदार होगा, सदस्य जिम्मेदार होगा। मतलब जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे सभी के सब जिम्मेदार होंगे, कोई ऐसा बचाव नहीं मिलेगा इसमें कि साहब हमें जाती हमें। अगर आप ज्ञान मात्र था, ज्ञान का मतलब इतना है कि भैया आप जानते कि इतना सारी भीड़ जुटी हुई है कुछ अपराध करने वाली, फिर भी आप वहां खड़े, तो वहां खड़े भी हो अगर आप, तो आप जो है इसके तहत दोषी माने जाओगे। सीधी सी बात है, अगर आप वहां खड़े भी हो तो कह रहा है कि अगर उसमें शामिल हो और आपको ज्ञान था, आपको ये पता था कि भाई ये जो जमाव है विधि विरुद्ध जमाव है, गलत काम करा, फिर भी आप उसमें बने रहते हो, तो उसमें जितने भी सदस्य उसमें शामिल हैं विधि विरुद्ध जमाव में, तो वो सारे के सारे सदस्य क्या होंगे, दोषी होंगे। सारे के सारे सदस्यों को क्या किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। तो सदस्य जो है दोषी में क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जो भी व्यक्ति शामिल होता है उस अपराध में, और अगर वो शामिल है, जानता है, ज्ञान रखता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है इस धारा के तहत क्या हो सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। मतलब सारे व्यक्तियों को सजा होगी, कोई व्यक्ति इसमें बचता नहीं है, सारे के सारे दोषी होंगे। अगर आप जानते थे कि वो जमाव विधि विरुद्ध जमाव है, कहने का मतलब ये है मान लो कोई विधि विरुद्ध जमाव है और उन विधि विरुद्ध जमाव के जो सदस्य हैं उनमें से अगर एक व्यक्ति हत्या कर देता है तो सारे के सारे व्यक्ति हत्या के दोषी होंगे। ठीक है, एक व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, भले ही वो सामने तमाशा देख रहे हो, खड़े हो, उसमें शामिल हो, तो सारे के सारे व्यक्ति जो है उसी अपराध से दोषी होंगे जैसे उन्होंने ही वो अपराध किया। ठीक है, अब देखिए 150 सेक्शन 150 150 कहता है विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने पर प्रति मौन, ये भाड़े की बात कह रहा है। कई लोग कहते हैं कि भाई भाड़े के लोग ले आए, तो ये विधि विरुद्ध जमाव में शामिल करने के लिए किराए के लोग लाता है कोई व्यक्ति, कि भाई कोई व्यक्ति जो है विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों को भाड़े पर लाने की बात करता है, या उसी के बारे में कह रहा है। तो सामान्य से अगर कोई व्यक्ति जो है, तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा, या भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा, या उसके प्रति मौनोन्मुख बना रहे जमाव के सदस्य के रूप में, और ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने वचनबद्ध करने या नियोजन के अनुसरण में किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा मानो वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था या ऐसे अपराध का उसने स्वयं अपराध किया। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए आपने सदस्यों को भाड़े पर लिया है या उन्हें नियोजित किया है, धारा 143 144 के में जैसे किया जाता है उसी तरीके से, तो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति भाड़े पर लिया गया है या जो व्यक्ति भाड़े पर जो है या नियोजित था वो शामिल होता है, वो उसी प्रकार से जिम्मेदार होगा जैसे कि अन्य सदस्य जिम्मेदार होते हैं। या जिस प्रकार से अन्य सदस्यों को दंड दिया जा सकता है उसी प्रकार से जो सदस्य नियोजित हैं या भाड़े पर हैं उनको भी दंडित किया जाएगा। वो ये नहीं कह सकते कि साहब हमको तो पैसे मिले थे, हम तो पैसे के लिए गए थे, हमें क्या करना, तो ना, जैसे और लोग दंडित हो सकते हैं विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के नाते, वैसे ही वो लोग जो भाड़े पर लिए गए हैं या जिनको नियोजित किया गया है उनको भी दंडित किया जा सकता है। उनको भी कुल मिला के ये माना जाएगा कि ये लोग जो है विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं। सीधी सी बात है, तो उनको भी माना जाएगा कि वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं, और जिस प्रकार से अन्य लोग उसी प्रकार से वो लोग भी दंडित किए जाएंगे।
अलग से मतलब वो ये नहीं कह सकते कि साहब हमको तो भाड़े पे लिया गया था या हमको पैसे दिए गए थे, तो इस तरीके का कोई बचाव नहीं है। वो भी विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य के रूप में ही दंडित किए जाएंगे। 151 कहता है 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने के समादेश के दिए जाने के पश्चात जानते हुए इसमें सम्मिलित होना या बने रहना। ये कह रहा है कि भाई जो जमाव था उसको बिखर जाने का आदेश वगैरह दे दिया गया है और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति उसमें बना रहता है तो उसके लिए दंड। ये कहता है जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव जिसमें लोक शांति में विघ्न कारित होना संभव हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश पूर्वक दे दिए जाने की हो सकेगी या जुर्माना। तो यह कह रहा है 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। कौन? जिनको बिखरने का आदेश दिया गया था फिर भी उस व्यक्ति क्या करता है, उसमें बना रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कितने दंडित किया जाएगा? 6 माह तक के कारावास से या जुर्माने से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। देखिए अब 152 कहता है लोक सेवक इस तरीके से ये कह रहा है कि लोक सेवक जब बल्बे को दबाने की कोशिश कर रहा है और लोक सेवक उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उसी पर उल्टा अटैक कर देना, लोक सेवक पे कुल मिला के हमला। कब हमला? जब बलवा को वो रोकने की कोशिश कर रहा है, उस समय लोक सेवक पर अगर कोई व्यक्ति हमला करता है तो कितनी सजा होगी। तो इसमें लिखा है जो कोई ऐसे लोक सेवक जो विधिपूर्ण जमाओं को बिखरने का या बल्बे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो हमला करेगा या उसके हमले की धमकी देगा या उसके कार्य में काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवकों और आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना। तो यहाँ 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर क्या है, दोनों से क्या किया जा सकता है, कुल मिलाकर लोक सेवक पर हमला करना। कब हमला करना? जब वो जो है बलवा इत्यादि को दबाने की कोशिश कर रहा हो, उसको हटाने की कोशिश कर रहा हो, तो आप लोक सेवक पर हमला करते हैं तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। तो ये हेडिंग याद रखने लायक है। बाकी तो पनिशमेंट का भी पूछ सकते हैं। जैसे स्वैरिता से प्रकोपन देना, ये क्या कह रहा है? प्रकोपन देना। ये कह रहा है बलवा कराने के लिए आप प्रकोपन करना, किसी की बलवा कराना, आतंक फैलवाना उसके बारे में। यदि बलवा ना किया जाए, यदि बलवा किया जाए और ना किया जाए, दोनों बातें हैं इसमें कि अगर आप किसी को प्रकोपित करते हैं किस उद्देश्य के, ताकि बलवा हो, और अगर वो अपराध कर दिया जाता है और नहीं कर दिया जाता, दोनों बातें हैं इसमें। लिखा है जो कोई अवैध बात करने द्वारा, कोई गलत बात है उसके द्वारा करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरता से प्रकोपित इस आशय से या यह संभव जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा, यदि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाए तो वे दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से, और यदि बलवे का अपराध ना किया जाए तो 6 माह तक। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर बलवे का अपराध किया जाता है, मतलब जो आपने उकसाया उसके अनुसरण में अगर बलवा किया जाता है तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, और नहीं किया जाता तो 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। तो सिंपल है, ये केवल पढ़ने लायक है, बस केवल एक बार पढ़ना। पनिशमेंट अगर याद करना हो तो याद कर सकते हैं। बाकी जो अपन पढ़े 149 आपको याद रखना है, आपको है ना, बलवा याद रखना है आपको, और पहले विधि विरुद्ध जमाव था वो याद रखना है। ये 2-3 सेक्शन आपको याद रखने, बाकी ये बीच की जो सेक्शन इसमें केवल आप पनिशमेंट पढ़ ले। ठीक है, अब 154 कहता है, 153 था, हाँ 153 ए और है अभी। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 153 ए, ये कभी कभी पूछा जाता है तो ये भी याद रखें, ये धारा थोड़ा याद रखना है। 153 ए ये पूछी जाती है, ये धारा पूछी जाती है। ये कह रहा है धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता या संप्रवर्तन और सौहार्द बने
रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य। ये अपन नहीं पढ़ रहे, केवल इसकी हेडिंग ये मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बोले गए शब्द वो सारी चीजें आएंगी। तो इसमें आपको केवल हेडिंग याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति को जो धर्म, मूल वंश वगैरह है, जन्म स्थान वगैरह है, उनका समझ सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, कुल मिला के धार्मिक जो भावना है, धर्म से एक दो धर्मों के बीच शत्रुता फैलाने की अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है, तो इतना ही पूछा जाता है कि वो किस धारा में दिया गया है, 153 में। तो ये सेक्शन याद रखना है बस आपको। ये काय से संबंधित है? धर्म मूल वंश से। तो धर्म याद रखें बस, ये धर्म से संबंधित है। ये सेक्शन धर्म से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति धर्मों के बीच में शत्रुता फैलाने की कोशिश करता है तो धारा 153 के तहत क्या हो सकता है? दोषी ठहराया जा सकता है। इसमें भी वही सजा है, 3 वर्ष तक का जो है कारावास है। 3 वर्ष तक का अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है तो 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। इसी में दूसरा ये लिखा है कि अगर कोई पूजा स्थान में अगर ऐसा कोई अपराध करता है, इसी का जो है 153 के दूसरे क्लॉज में लिखा है कि अगर ऐसा कोई कृत्य जो ऊपर बताया गया अगर पूजा स्थान में किया जाता है तो उसमें जो सजा है 5 वर्ष हो जाती है। सामान्यतः सजा इसमें 3 वर्ष है या जुर्माना, और अगर ये कार्य किसी पूजा स्थल में किया जाता है, पूजा स्थल में मतलब कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई भी पूजा का स्थान है, वहां जाकर आपने बल और हिंसा हो करवाते हैं, भावनाएं भड़काते, लड़ाई कराते हैं, तो फिर जो सजा है 5 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। 5 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा, और जुर्माना, और जुर्माना। ये कब? जब पूजा स्थल पर ही आप जाके हमला तो लोग लड़ते रहते हैं तो 5 साल हो जाएगी। नॉर्मली 3 वर्ष तक की सजा और कारावास से या जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ठीक है, बाकी की जो धाराएं हैं अभी जुड़ी हैं, 153 भी जुड़ी है, हालांकि ये अभी जो है लागू नहीं है, प्रवर्त नहीं है। 153 जो है धारा, ये भी जुड़ी हुई है, हालांकि ये अभी प्रवर्त सामूहिक ड्रिल से संबंधित धारा है। इसको याद तो रख सकते हैं आप, पूछी जा सकती है। 153 की डबल ए, ये जो धारा है आपकी सामूहिक जो है ड्रिल, मतलब संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास तरीके के जो करते हैं ना, उस पे संबंधित है ये धारा। सामूहिक ड्रिल, इतना याद रखें, सामूहिक ड्रिल। हालांकि ये धारा जो है अभ्यास, कैसा ये आम लोग करते हैं ना, हथियारों सहित बोले हमारे बोले संगठन चल रहे, अभ्यास कर रहे हैं बोले हथियारों, उस पर रोक लगाती है ये धारा। हालांकि ये धारा अभी प्रवर्त नहीं है, लेकिन जुड़ चुकी है ये धारा, लेकिन इसको अभी लागू नहीं किया गया, लेकिन जुड़ी हुई है। तो सामूहिक ड्रिल पर रोक लगाती कौन सी धारा? कि सामूहिक ड्रिल पर जो है रोक लगाती है। और इसमें भी जो पावर है सामूहिक ड्रिल पर रोक लगाने का शायद जो है आपका जिला मजिस्ट्रेट को दिया रखा है, वो चाहे तो ऐसा आदेश लगा सकता है, रोक लगा सकता है। सामूहिक प्रशिक्षण वगैरह जो होते हैं, युद्ध अभ्यास के जिन पर, उन पर रोक लगा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति उसकी अवज्ञा करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक के कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा भी जो है आपकी, ये कहती है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला लांछन वगैरह। 153 बी और है 153 बी। ये क्या है? राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जो अपराध, ये भी सेक्शन पूछा जाता है, ये भी याद रखें। राष्ट्रीय सेक्शन पूछा जाता है, राष्ट्रीय अखंडता। देखिए ऊपर 153 एक तो धर्म की बात कह रहा था, धर्मों के बीच शत्रुता फैलाना, और 153 भी क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अखंड, हमारा देश का स्ट्रक्चर है, राष्ट्र के सब लोग मिलकर रहते हैं, उसको भंग करने की अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो उसको, अखंडता मतलब देश को छिन्न भिन्न करने की अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है, ऐसा कोई लांछन लगाता है कि हमारी जो, हमारे देश में जो मैत्री भाव है, जो सब लोग मिलकर रहते हैं, उसको कोई नुकसानकारित हो, है ना, सब लोगों में शत्रुता फैले, इस तरीके का अगर कोई काम करता है तो वो 153 बी के तहत क्या हो सकता है? दोषी हो सकता है। तो इसमें भी वही बात है कि जो कोई बोले गए लिखे गए, इसको भी मैं नहीं पढ़ूंगा, सारी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अखंडता से आप जानते हैं क्या है कि कोई भी धार्मिक लांछन लगाना, एक धर्म को दूसरे धर्म से मिलाना, भाषा, ये सारी चीजें की सारी इसमें आती, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना,
इसको परिभाषित करने की वैसे जरूरत भी नहीं, रोज होता है अपने देश में, है ना, नेता लोग करते हैं। एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म को गाली दे रहा है, एक नेता दूसरे से को दे रहा है, एक एक जाति मजहब के लोग दूसरी जाति मजहब, दूसरी जाति मजहब के लोग एक दूसरे, मतलब यही चलता है, इसी चीजों की बात कर रहा है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो क्या होगा, वो इस धारा में दोषी हो सकता है ना। धार्मिक उपासना वगैरह स्थल वगैरह है, इस तरीके का कार्य, इन ऊपर की सजा है 3 वर्ष तक का कारावास है, और अगर वही काम कोई धार्मिक उपासना स्थल पर किया जाता है तो 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय सजा सेम ही है। नॉर्मली 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है, और अगर होते हैं कोई उपासना स्थल वगैरह होते हैं वहां किए जाते हैं तो 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। उपासना, इसमें भी लिखा है उपासना स्थल पर अगर इस तरीके का कोई काम किया जाता है तो फिर देखिए, धार्मिक राष्ट्रीय अखंडता केवल एक ही चीज से प्रभावित होती, धर्म से, बस और कुछ नहीं है। बस धर्म के नाम पे लोगों को भिड़ा दो, बस पूरा देश छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो वही चीज है। इसीलिए इसीलिए लोग क्या है, धर्म की राजनीति करते हैं। अब देखिए 154, 154 कहता है उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी स्वामी की जिम्मेदारी है। ये स्वामी की जिम्मेदारी है कि आपकी जमीन है मान लो, और उस जमीन पर अगर मान लो कोई विधि विरुद्ध जमाव किया जाता है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपकी जमीन है, आपकी मान लो आपका घर है, आपकी जमीन है, आपका क्षेत्र है, वहां कोई दंगा हो, कोई आपका विधि विरुद्ध जमाव होता है तो आपकी क्या जिम्मेदारी, वो 154 में। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा विधि विरुद्ध जमाव हो या ऐसा बलवा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसे भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति से अनिर्दिष्ट जुर्माने से दंडनीय होगा यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है इस बात का विश्वास करने का संभव है, उस बात को अपनी शक्ति पर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को ना दे दे, और उस दशा में जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्ति भर या विधिपूर्ण साधनों द्वारा उसका उपयोग निवारण करने के लिए नहीं करता, और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों या विधिपूर्ण जमाव को बिखर जाने या बलवे दबाने के लिए उपयोग नहीं करता। तो सीधी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि आपकी भूमि पर अगर वो विधि विरुद्ध जमाव होने वाला है तो इसकी जानकारी आपको देना है, देते हैं तो 1000 रुपये तक का जुर्माना है। और अगर हो जाता तो आप अपनी तरफ से उसको रोकने की, निवारित करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो दोनों ही अवस्थाओं में ये कह रहा है कि आपको 1000 रुपये तक की, जिसकी भूमि पर हुआ है उस व्यक्ति ने अगर रोकने की कोशिश नहीं की या होने के बाद, एक तो पहली बात तो ये कह रहा है कि अगर आपको पता पड़ा कि होने वाला है तो तुरंत सूचना दे आइए, लोक सेवक जो भी हैं, पुलिस वगैरह जो भी होती है उनको सूचना दे, आपने नहीं दी, या मान लो आपको नहीं पता था वो हो गया तो उसको रोकने के लिए आपने कोई उपाय नहीं किए तो भी 1000 रुपये का, या हो गया है उसके बाद आपने सूचना नहीं दी तो भी 1000 रुपये तक के जुर्माने से जिसकी भूमि है या जिसका उस भूमि पर जो भी व्यक्ति कब्जा रखता है उस व्यक्ति को जो है 1000 रुपये के जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है जुर्माने से, क्योंकि उसका अपराध केवल कोशिश नहीं की, उसकी भूमि थी। तो ऐसे व्यक्ति को जो है कितने 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंड लगता है। 155 कहता है उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। ये कह रहा है कि भैया जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, तो कोई व्यक्ति होगा ना जिसके फायदे के लिए लोगों को लड़ाया जा रहा है, जैसे कि लोग लड़ते हैं तो फायदा किसका होता है, पार्टियों का होता है। कह रहा है कि अगर नेता और ना उनके पार्टियों को फायदा होता है, वो लड़ाते हैं लोगों को, तो कितने दंड दिया जाएगा। ये कहता है जब कभी किसी व्यक्ति ऐसे फायदे के लिए उसकी ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि या जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी या अधिभोगी हो, या जो ऐसी भूमि या बलवे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो, या जो उसके फायदा प्रतिकृत कर या पांच, तब ऐसे व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा यदि वह उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बलवा किया जाना संभव था। वो सारी की सारी एक ही बात है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके फायदे के लिए वो किया जाए
नहीं होगा जुर्माने से, इसमें जुर्माना भी नहीं बोला कितना जुर्माना लगेगा, है ना, क्योंकि वो जानते थे ना इसमें तो नेता ही बनेंगे, तो इसमें लिख दिया कि जुर्माने से दंड नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जिसके फायदे वगैरह के लिए किया जाता है, वो जानता है व्यक्ति कि उसके फायदे के लिए किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति का ऐसे दंड नहीं होगा, जुर्माने से दंडनीय होगा। कोई खास नहीं है जिनारा। 156 देखिए क्या कहता है, उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, जो उसके का दायित्व है। 156 पहले उस व्यक्ति की बात कह रहा था, अब ये कह रहा है उस स्वामी अधिभोग के अभिकर्ता या का दायित्व, जो उसकी तरफ से काम करा उसका क्या दायित्व है। ये भी इसमें कोई खास पढ़ने की बात नहीं है, इसमें हित दावा रखते हैं तो शक्ति सब विधिपूर्ण प्रभाव। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, जब व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी हो, अधिभोगी हो या ऐसे भूमि में या बलवे के पैदा करने वाली किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता, या जो जिसके जो प्रतिकृत कर या पा चुका हो, तब उस व्यक्ति या अभिकर्ता का प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि ऐसा अभिकर्ता, इसमें भी जुर्माना मतलब रकम खोली नहीं कि कितना, केवल इतना है, तो जो भी प्रबंधक वगैरह हैं उसके वो भी सबके सरकार के दोषी होंगे, जुर्माने के दोषी होंगे। तो ये कोई खास नहीं है, इतना करके जुर्माने जुर्माने की रकम इसमें नहीं खोली कि कितना जुर्माना होगा, तो ये जुर्माना लगभग यही होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब 157 कहता है विधिवत जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाओं के लिए जो संश्रय देता है, ऐसे व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जमाओं पर लाए जाते हैं और उनको अगर कोई व्यक्ति संश्रय देता है, अपने पास रखता है, आश्रय देता है, तो इसमें संश्रय देने का मतलब यही है कि जो विधि विरुद्ध भाड़े पर व्यक्ति को रहने पाने की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, तो ऐसा व्यक्ति जो है 6 माह तक के कारावास, इसमें 6 माह है, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना। ये कौन के लिए है, ये केवल उसके लिए है जो भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा है, जो भाड़े पे लोग आए हैं उनके भोजन पानी की अगर कोई व्यवस्था करता है तो उस पर। 158 देखिए, 158 कहता है विधिवत जमाओं का या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। कह रहा है अगर कोई व्यक्ति भाड़े पर जाता है, जो गया है, जो व्यक्ति भाड़े पे जाते हैं उनको पता है कि विधि विरुद्ध जमाव में बुलाया जा रहा है, जैसे कि जब रैली होती है ना उसमें भाड़े पे लोग आते हैं, वैसे ही ये लोग लड़ने के लिए, इनको पता है कि वो जमाव है, विधि विरुद्ध जमाव है, वहां ऐसा होने वाला, और ये लोग चले जाते हैं। काय पे जा रहे हैं, भाड़े पे जा रहे हैं, किराए के लिए जा रहे हैं। तो एक तरीके से मान लो नेताओं की रैली में ही जा रहे हैं, तो ये लोग जा रहे हैं, तो इनको कितनी सजा होगी, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना। इनको भी कितनी सजा है, 158, इधर ही लिख लेते हैं, सेक्शन 158 सेम सजा है। को क्या किया, इन लोगों को क्या किया जा सकता है, दंडित। और अगर यही लोग ज्यादा पैसे के चक्कर में के बोले हम तो तुम्हारे संग बोले भाग जा रहे हैं और हथियार भी ले चलेंगे अपने, हमारे पास बोले बंदूकें भी हैं वो भी ले, अगर ऐसे जाते हैं हथियार, सजा कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष। पहले 6 माह है, केवल निहत्ते जा रहे हैं तो भाड़े पे किराए से, और अपने हथियार भी ले जा रहे हैं, बोले ज्यादा किराया मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, नेताजी के पास जा रहे हैं रैली में, तो 2 वर्ष सजा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नेताजी की रैली नहीं, विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए, तो जमाव जब विधि विरुद्ध है, उस जमाव में जो सम्मिलित होने जा रहे हैं तो 6 माह तक का कारावास, और अगर हथियारों सहित जा रहे हैं भाड़े पे तो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब 159 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती धारा 159 और सेक्शन 60 इसका दंड है। 159 क्या है, दंगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। दंगा कितने में परिभाषित किया गया है, 159 में, और दंगा का दंड कितने में है, 160 में। दोनों धाराएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों धाराएं इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है परीक्षा में। तो 159 में क्या है, दंगा, याद रखें, पूछा जाता है सेक्शन, जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। इसका मतलब क्या है, दंगा करने के लिए कितने व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति। अब क्या कोई अकेला व्यक्ति दंगा कर सकता है, नहीं कर सकता। दंगा के लिए क्या चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए, और कैसा स्थान चाहिए, लोक स्थान। ये भी याद रखें, दंगा कहाँ हो सकता है, पब्लिक प्लेस पे, लोक स्थान। आप 2 लोग घर में बैठ के, दंगा मतलब एक तरीके से लड़ाई करना, वो लड़ाई कहाँ करना, सार्वजनिक स्थान में करना। और सार्वजनिक स्थान में जब आप लड़ाई करते हैं तो उससे क्या होता है, लोक शांति में विघ्न होता है, लोक शांति विघ्न होती है। जब लोक शांति में विघ्न होता है, इसमें लिखा है शांति में विघ्न डालते हैं, तब कहा जाता है, मतलब जिससे लोगों को दिक्कत होती है।
आप लोग लड़ रहे हैं, देखा नहीं होगा आपने कि दो लोग लड़ पड़े, बीच चौराहे पे लड़ पड़े, तो उसी की बात कह रहा है कि जब लोग इस तरीके से लड़ते हैं, सार्वजनिक स्थान पे लड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दंगा करते हैं। दो व्यक्ति लड़ पड़े आपस में, जिससे क्या हुआ, दूसरों को दिक्कत हुई, जो लोग शांति थी वो भंग हुई, तो ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति क्या करते हैं, दंगा करते हैं। तो दंगे के लिए याद दो शर्तें हैं, पहला तो दो व्यक्ति होना चाहिए, अकेला व्यक्ति दंगा नहीं कर सकता, लोक स्थान होना चाहिए यानी पब्लिक प्लेस होना चाहिए। घर में आपकी लड़ाई हो गई, दो लोग लड़ बैठे आपस में, एक दूसरे की मारापीटी करने लगे, तो क्या वो दंगा? दंगे के लिए पब्लिक, आपका प्राइवेट स्थान पे दंगा नहीं होता, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि जिससे लोग शांति में विघ्न हुआ हो, शांति विघ्न होगी तभी दंगा होगा, मतलब जिससे कि भाई ये क्या हो रहा है ना। लोक शांति में विघ्न होना चाहिए, तब वो अपराध क्या कहलाएगा, दंगा कहलाएगा। दंगा कितने में परिभाषित है, 159 में, ये याद रखना है, पूछा जाता है। इसका दंड है 160 में, दंड भी पूछा जाता है क्योंकि दंड बहुत कम है। जो कोई दंगा करेगा दोनों में से किसी मादे कारावास है जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो, तो जो दंड अवधि जुर्माना कितना है, 1 माह का कारावास या जुर्माना। फिर क्या किया जा सकता है, दंडित किया, इसीलिए पूछा जाता है। केवल 1 माह की सजा है इसमें, या फिर जुर्माना, या केवल जुर्माना के को कितने जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। खासकर यही पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दंगा करता है तो उसको कितने जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। लोग लगा जाते हैं 1000, 1000 नहीं, 100 रुपए, मात्र 100 रुपए के जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है, मतलब 100 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और 1 माह की, या तो 1 माह की सजा या फिर जुर्माना से किया जा सकता है दंड। तो इसलिए जुर्माना पूछते हैं वो कि कितना जुर्माना लगाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति दंगा करता है, तो दंगा करने के लिए मात्र 100 रुपए का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। अब बाकी जो है कर पड़ेंगे लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित जो अपराध है, ये तो कल देखेंगे, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपका अगला चैप्टर है, लेकिन इसको देखेंगे। उसके बाद निर्वाचन वाला चैप्टर है, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन देखेंगे थोड़ा बहुत, है ना। चलिए बाकी कल देखेंगे।